अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम 9th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ऑस्मोसिस। और आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने या किसी से मेरा पिछला लास्ट वाला जो लेक्चर है अगर मिस हो गया है तो काइंडली आप वो ज़रूर देखिए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो टोटली जो है वो यूँ समझे जिसने डिफ्यूजन को समझा है वही जो है वो इजीली ऑस्मोसिस को समझ पाएगा। यूँ समझे कि ये टॉपिक जो है अब जो हम करते आएंगे वो टोटली एक दूसरे से रिलेट करते हैं या इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, अगर आप एक समझेंगे ये एक चेन है तो अगर आपने नहीं देखा लास्ट वाला लेक्चर तो आप काइंडली उसको ज़रूर देखें इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ऑस्मोसिस, दैट इज़ टुडेज लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले हम देखें समझते हैं कि इट इज़ आल्सो ऑस्मोसिस है क्या, थोड़ा व्यू लेते हैं। ये भी क्या है, एक किस्म की एक सिंपल डिफ्यूजन है। और अगर डिफ्यूजन क्या है ये हम पढ़कर आए हैं अपने लास्ट लेक्चर में, उसमें बिल्कुल वाज़े तरीके से जो है वो समझाया हुआ है कि डिफ्यूजन क्या होती है, किस तरह होती है, उसके क्या रीजंस होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक किस्म की क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है। और ये तब होती है ऑस्मोसिस जब उन सॉल्यूशंस में होती है जिनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिफरेंस हो, जिनकी कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस पाया जाए तभी होता है। जैसे आप किसी एक चीज़ को नहीं बता सकते कि इसमें ये फ़र्क है, इसमें ये, जाहिर है फ़र्क बताने के लिए आपको आपके पास जो है वो दो चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो ऑस्मोसिस भी कुछ इसी तरह से है, ये उन सॉल्यूशंस में होगी जो दो सॉल्यूशंस एक दूसरे से जो है वो सेपरेट किए हुए होंगे, किससे, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हम सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर में पढ़ कर आए हैं कि सेल मेम्ब्रेन की नेचर क्या है, सेमी परमिएबल है। ये हाफ मॉलिक्यूल्स को परमिट करती है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को परमिट करती है इन ऑर्डर टू एंटर द सेल, बाकी लार्ज मॉलिक्यूल्स के परमिट नहीं करती। तो ये सॉल्यूशंस जो है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या किए होते हैं, सेपरेट किए होते हैं। इन दो सॉल्यूशंस में ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है। एक्चुअली ऑस्मोसिस प्रोसेस होता क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज़ एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन। जो आज समझने की बात है वो है सॉल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, जबकि डिफ्यूजन में हमने यही चीज़ें पढ़ी थी, सेम चीज़ें पढ़ी थी, मगर वहाँ सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही थी। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन towards the area of high solute concentration across the cell membrane along the concentration gradient। ठीक है, अब देखें ये क्या है, ऑस्मोसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन, वही डिफ्यूजन वाली डेफिनेशन, मगर जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स हाई होंगे वहाँ क्या होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से मूव करेंगे, जहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी। तो जाहिर है जहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। और याद रखें सॉल्यूट मूव नहीं करेगा, सॉल्वेंट ही मूव करेगा, वाटर ही है जो मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो कहाँ से मूवमेंट होगी, लेस सॉल्यूट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, वहाँ मूवमेंट होगी जहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मगर किसके थ्रू, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। कैसे होगी, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसका मतलब है कि ये भी जहाँ बहाव होगा, जहाँ कंसंट्रेशन का बहाव होगा वहाँ ही मूवमेंट होगी। इसका मतलब है इसमें भी किसी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ऑस्मोसिस जो है वो कौन सा प्रोसेस है, इट इज़ टोटली पैसिव प्रोसेस है, जिसमें किसी किस्म की जो है वो एनर्जी रिक्वायर नहीं है। ठीक है, अब हमने यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन का नाम लिया है, तो ऑस्मोसिस में जो पर्टिकुलरली हम सॉल्यूट कंसंट्रेशन का टर्म यूज़ करते हैं, दैट टर्म इज़ कॉल्ड एज टोनिसिटी। इसको हम क्या कहते हैं, पर्टिकुलरली रेफर्स टू, टोनिसिटी क्या है, टोनिसिटी रेफर्स टू साल्ट कंसंट्रेशन। जितनी साल्ट की कंसंट्रेशन है उसको हम क्या कहते हैं, टोनिसिटी। टोनिसिटी को मद्देनज़र रखते हुए सॉल्यूशंस के 3 अकसाम होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साल्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि हम नाम ही क्या दे रहे हैं, टोनिसिटी। इसका मतलब है साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, ज़्यादा है या तनासब में है, तो हम अकॉर्डिंग टू द साल्ट कंसंट्रेशन पढ़ेंगे। अब देखें
इसकी कितनी अक़साम होती हैं सॉल्यूशंस की? 3 अक़साम होती है। नंबर 1 हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में बार बार नाम ले रही हूँ। सॉल्यूशंस क्या है? एक्चुअली सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलके बनता है, दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बनता है। सॉल्यूट जो सॉल्वेंट सॉल्यूशन में होगा वो सॉलिड होगा, जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होगा, हल करने वाला वो क्या होगा? लिक्विड होगा। अब हम पढ़ते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, हमने लास्ट वाले लेक्चर में कॉन्सेंट्रेशन की डेफिनेशन भी बिल्कुल क्लियर तरीके से पढ़ी है, ठीक है। तो हम यहाँ हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस किसको कह रहे हैं? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? जिसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है। कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब है इसमें सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, और यहाँ सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? साल्ट, ठीक है। तो हम जैसे कहते हैं ना, हम हाइपर हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, हाइपर कंडीशन हो जाती है। किसी भी कंडीशन की जो है वो जब सीवियरिटी की तरफ जा रहे होते हैं तो हम हाइपर का नाम देते हैं। तो इन द सेम वे जब साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है सॉल्यूशन में, तो उन सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं? हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। याद रहे, जहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी। नेक्स्ट सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब है लेस, हाइपर मीन्स मोर और हाइपो मीन्स लेस, ठीक है। इसका मतलब है टॉनिक मीन्स टॉनिसिटी, जिसका मतलब है साल्ट। इसकी कंसंट्रेशन कम हो, वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन कम हो, कंसंट्रेशन कम से मतलब क्या है? जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन, सॉलिड की कंसंट्रेशन कम होगी, उसको हम क्या कहेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसो मीन्स, द वर्ड आइसो मीन्स सेम। इसका मतलब है ये वो सॉल्यूशन है जिसमें ना तो कंसंट्रेशन साल्ट की हाई होगी, ना वाटर की कंसंट्रेशन हाई होगी। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें दोनों की तनासब जो है वो इक्वल होगी। दैट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड बाय अ सेल, जो एक सेल की कंडीशन जो है वो दरकार होती है इन ऑर्डर टू सर्वाइव, ठीक है। तो अनईजी जो सेल होगा वो इन 2 कंडीशंस में अनईजी होगा। कैसे होगा वो हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। उम्मीद है कि इतना आपको जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि डायग्रामेटिकली जो है वो हम ऑस्मोसिस को किस तरह जो है वो डिफाइन करेंगे, या इनकी टॉनिसिटी को, या सॉल्यूशंस में अगर हम कोई सेल पुट करते हैं तो क्या अफेक्ट होता है उस सेल पर। हम पढ़ते हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा? साल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पानी बहुत कम होगा। तो क्या करेंगे? क्या होगा इस आरबीसीज के साथ अगर हम इसको पुट करेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के? क्या होता है कि एक आरबीसीज को जब आप ऐसे सॉल्यूशंस में डालते हैं जहां साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी कम है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को लाने के लिए क्या होगा? सेल के अंदर तो पानी मौजूद है, आरबीसी के अंदर क्या होगा? सेल का पानी जो है वो बाहर आएगा, ठीक है। क्यों बाहर आएगा? क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन को मेंटेन करने के लिए जाहिर है पानी अंदर और बाहर का बराबर होना ज़रूरी है। तो सेल के अंदर जो पानी मौजूद था वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो नतीजतन क्या हो जाएगा? ये सेल जो है वो क्या हो जाएगा? फ्लेसिड हो जाएगा, यानी श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। इस सेल की कंडीशन कैसे हो जाएगी? ये सिकुड़ जाएगा, और इस कंडीशन को हम बायोलॉजिकल टर्म्स में कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इस कंडीशन जो है वो हमारी कौन सी है? वो है हाइपोटोनिक कंडीशन। अगर हम आरबीसीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, हाइपो मीन्स कम, ठीक है। क्या कम होगा? साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे क्या होगा? वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो क्या होगा? अगर इस कंडीशन में जहाँ साल्ट की कंसंट्रेशन कम है और पानी ज़्यादा है, तो आरबीसीज पे क्या इफ़ेक्ट होगा? आरबीसीज का जो बाहर का जो पानी है सेल का, वो आरबीसीज के अंदर जाएगा। क्यों अंदर जाएगा? क्योंकि बाहर पानी बहुत ज़्यादा है, तो सेल के अंदर जाएगा इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम पोजीशन। वो चाहता है सॉल्यूशन की कंडीशन जो है वो दोनों में, सेल और सेल के बाहर मेंटेन हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो। तो जब पानी बाहर का सेल के अंदर जाएगा तो सेल क्या हो जाएगा? स्वेलिंग हो जाएगी, सेल जो है वो सूज जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या होता है कि सेल की जो है वो रप्चरिंग भी हो सकती है, सेल फट भी सकता है ऐसी कंडीशन में, जब आप किसी सेल को जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे। और द थर्ड कंडीशन है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर
लिविंग सिस्टम फॉर अ सेल, तो क्या होता है, वो होती है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आप एक आरबीसीज को रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि कंडीशन में वाटर और सॉल्ट जो है वो हर तरह से बराबर है, तो ना वाटर की मूवमेंट होगी अंदर ना बाहर से, तो इस कंडीशन में सेल पे जो है वो कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो डिस्टर्ब होगा, एक टेंशन क्रिएट हो जाती है सेल के अंदर। और दूसरा कौन सा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों कंडीशन में जो आरबीसी है उसके अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाता है। जब सेल को आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो सेल जो है वो रिलैक्स हो जाता है। दिस इज़ हाउ वी कैन डिफाइन द टॉनिसिटी आर डिफरेंट टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस जो हमने पढ़े। ठीक है, ये तो था हमारा आज का टॉपिक ऑस्मोसिस पर, जिसमें उम्मीद है कि आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है और हमने इसमें साल्ट कंसंट्रेशन पढ़ी, कहाँ से कहाँ मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, वही डिफ्यूजन वाला प्रोसेस, सेम डिफ्यूजन ये एक तरह से, उसमें भी रिक्वायर्ड नहीं थी एनर्जी, इसमें भी किसी किस्म की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर रही है, वहाँ डिफ्यूजन में भी यही सेम प्रोसेस था। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर इसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें, ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।